नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो? स्वागत करता हूं आपका ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पीजी फाउंडेशन क्लासेज पे। तो बेटा अपना चल रहा था कक्षा 10th का साइंस का सेकेंड चैप्टर अमल, क्षार और लवण, जिसमें हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके थे 2 लेक्चर में। आज इस लेक्चर में इसको ख़त्म करेंगे, इसके बाद PYQ करेंगे, जो प्रश्न आए हैं वो करेंगे, बाद में इसके सब्जेक्ट इसके चैप्टर के क्वेश्चन है वो करेंगे। यानी एक भी बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जो अपन नहीं करेंगे, है ना। तो अब जल्दी जुड़ जाइए और अपने कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, कम से कम आपके आज की क्लास 2 या 3 नंबर दिला के जाएगी। 100% वादा है मेरा कि आज आपकी जो भी क्लास होगी वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, कि क्वेश्चन आने ही आने हैं। क्योंकि बाप नहीं यहाँ से क्वेश्चन रोक सकता है कि आएंगे ही आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज की क्लास को आप जरूर रिटर्न करें, और आपको नोट्स चाहिए तो दिए गए नंबरों पे मैसेज करें, हाई का या टेलीग्राम पे करें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। राइट बेटा, है ना। तो अब बिना टाइम बर्बाद करे हुए चलते हैं और आज का अपना टॉपिक पढ़ते हैं। तो आ जाइए बेटा, अपना क्या था, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो पहले अपने कल पीएच पढ़ा था, पीएच के बारे में एक सेकेंड में आपको बता देता हूँ पीएच क्या होता है क्या नहीं होता है। तो देखो पीएच के बारे में पढ़ा था, पीएच है ना। तो पीएच कहाँ से कहाँ तक होता है? पहली बात तो हमने ये सीखी थी 1 से 14 तक होता है, राइट। इसके बीच में 7 होता है, ओके। 1 से और 7 के बीच में ये क्या होता है? अम्लीय होता है। कल की बात है बेटा, अगर क्लास नहीं ली हो तो ले लेना। और 7 से और इसके बीच में कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय, राइट। ये अम्लीय क्षारीय वाली बात हमने कल कर ली थी, है ना। और 7 पे क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। यो वाली बात मैंने बेटा कल के लेक्चर में कर ली थी, और आपको ये बात सीखना बहुत जरूरी था कि कौन सा कहाँ पे उदासीन होगा, क्षार होगा और लवण होगा, क्योंकि चैप्टर में ही यही है अपने, है ना। तो ये बहुत जरूरी था। तो कल की हो गई थी ये क्लासें, है ना। अब चलते हैं कि इस पीएच का, जो पीएच के बारे में तुम पढ़ रहे थे लाडलो, कि उसका दैनिक जीवन में क्या महत्व है, कि या फिर सिर्फ किताबन में पढ़वा के लिए बनाए गए हो, या दैनिक जीवन में इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंसी क्या है, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम, कि क्या क्या काम आता है क्या नहीं आता है, राइट। तो ये देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, राइट। रक्त और हमारा शरीर, रक्त और हमारा शरीर, रक्त और हमारा शरीर, रक्त से और हमारे शरीर में, ये भी कल मैं बता चुका था कि रक्त का पीएच कितना होता है। आपने बताया था कि सर ये रक्त का पीएच 3.5 से 4.5 के बीच में 7.45 7.45 के बीच में चलता है। एक्चुअली पूछा जाए तो 7.4 होता है। जब वन वर्ड में पूछा जाए, रेंज में ना पूछ के किस में पूछा जाए, वन वर्ड में, तो कितना होता है? 7.4 होता है, राइट, है ना। अब परास में थोड़ा ऊपर नीचे दे सकता है, तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना, परास का आपसे कभी नहीं पूछेगा, एग्जैक्ट पूछ, राइट। तो हमारा शरीर 7 से 7.8 के परास के बीच कार्य करता है। 7 से, जो हमारी बॉडी है ना, ये कहाँ से कहाँ के बीच में कार्य करती है? 7 से 7.8 के बीच में कार्य करती है, राइट। और ब्लड का कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक ब्लड होता है। तो एवरेज इसने बोला है कि 7 से लेके 7.8 तक हमारा बॉडी का क्या होता है? पीएच स्केल होता है, के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास रेंज में ही जी सकता है, ये भी फिक्स है। जो अगर इंसान है या प्राणी है जो भी है, एक लिमिट तक अगर क्षारीय और या अम्लीय की उसकी लिमिट है, उसके बीच में ही जी सकता है, उसके अलावा नहीं जी सकता, ओके। तो वर्षा के जल का पीएच कितना होता है? यहाँ वर्षा किसी लड़की का नाम नहीं है, आप सोच लो, वर्षा के जल की बात कर रहा है, बारिश की। पीएच होता है 5.6 से कम। अगर बेटा वर्षा के जल का पीएच 5.6 से कम हो जाएगा, और जब आपको पता है कि अम्लीय वर्षा होगी, कौन सी होगी, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, जब 60 वर्ष है बेटा, है ना, 60 वर्ष था, यानी पहली बारिश होती है चौमासे की, तो वो वर्षा कौन सी होती है? अम्लीय वर्षा होती है। तो बेटा ध्यान रखना है, उसमें कभी नहाना नहीं है, पहली वर्षा में कभी भी नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है, क्योंकि उसमें अम्लीयपन पाया जाता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, राइट, है ना।
तो अम्लीय वर्षा की हानियां सुनो। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच का मान कम हो जाता है। जब देखो अधिक अम्लीय जाएगा तो नदी के जल का पीएच का मान डाउन होगा, जिससे उसमें जीवित प्राणी हैं उनको श्वास लेने में कठिनाई होगी और उनकी मृत्यु तक हो सकती है। राइट, तो ये बात थी। जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के पीएच का मान कम हो जाता है। ऐसी नदी में जीवधारियों की उत्तरदायित्व कम कठिन हो जाती है, यानी उनका जीना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। समझ गए बेटा पीएच की बात? सिंपल से समझो, हमारी बॉडी कार्य करती है 7 से 7.8 के बीच में। राइट, हमारे और दूसरी बात देखो, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। वर्षा के जल का पीएच कितना होता है, 5.6 से कम होता है। राइट, अम्लीय वर्षा वह वर्षा जिसका पीएच 5.6 से कम होता है, और उससे क्या क्या कठिनाइयाँ आती है, जैसे ही वो नदी में जाता है तो उसका भी पीएच मान कम कर देता है, और पीएच कम हो जाता है वो अम्लीय हो जाती है। उसमें जीवित प्राणी हैं उनको श्वास लेने में कठिनाई आती है, यानी उनका जीवन मुश्किल हो जाता है। राइट, अब देखो आपके गांव की बातें हैं सारी, ये बातें खूब सुनी होगी आपने। मिट्टी की अम्लता, देखो मिट्टी में जब जा पानी आप कहते हैं ना केड़ा पानी है, वो है तेला पानी है, वो ऐसा ही होता है, वो अम्लीय पानी की वजह से होता है। जब ऐसा तो जमीन बहुत भाटी की तरह हो जाती है, तो उसको नरम बनाने के लिए हम क्या डालते हैं, उसमें चूना डालते हैं, जैसे फास्फोरस। और वो सफ़ेद सफ़ेद आपने देखा होगा, काफ़ी देखा होगा कि उनको जोत से बुआई से पहले हम सफ़ेद सफ़ेद बीतते हैं, तो वो क्या होता है, चूना ही होता है ना। तो इसमें देखो क्या बताया, कई बार किन्हीं कारणों से अथवा अम्लीय वर्षा के कारण मिट्टी का पीएच का मान कम हो जाने से इस भूमि में अच्छी उपज नहीं मिलती है। राइट, क्योंकि अच्छी उपज के पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। देखो अच्छी उपज के लिए पौधे होंगे, उनके लिए फिक्स परास होना चाहिए कि इतने परास में वो बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे, अच्छे उत्पन्न होंगे, अच्छे फल लगेंगे। लेकिन जब पीएच का मान कम हो जाता है, अम्लीय हो जाती है, तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। क्योंकि अच्छी उपज के लिए पौधों का पीएच फिक्स होता है। मिट्टी में अम्लीय गुण बढ़ जाने से पौधों को नुकसान पहुंचता है, जिससे फसल अच्छी नहीं होती, तो एक देखो फिर मिट्टी के परास को ठीक करने के उपाय भी होने चाहिए। मिट्टी की अम्लता खत्म करने के लिए अब तुम खुद बताओ कि जब अम्ल को खत्म करेंगे तो आपको क्षार मिलाना पड़ेगा। राइट, कि भाई एक दूसरे के विपरीत है, जब उसमें क्षार मिलाओगे तो ही तो अम्लता कम होगी, है ना। तो देखो मिट्टी की अम्लीयता खत्म करने के लिए मिट्टी में चौक पाउडर या चूना मिलाया जाता है, ताकि इसकी अम्लता खत्म करके मिट्टी की प्रकृति को क्षारीय बनाया जा सके, है ना। तो वापस उसमें क्षार मिलाया जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, फिर वो कम हो जाता है। ओके, देखो वो भी है ना, वो गाना सुना होगा पेट दर्द वाला, है ना, मेरे बलमो घना साणो कोको कोला लायो। जब हमारे एसिडिटी हो जाती है तो उसमें क्या एसिडिटी होती है, पेट में दर्द करने लगता है, तो फिर कहते हैं या तो इनो पी लो या कोको कोला पी लो, तो 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो वाली बात होती है, जब एसिडिटी हो जाती है तो क्षार को दिया जाता है अंदर, तो हम जैसे ही पीते हैं तो उसका पीएच मान लेवल में कर देता है और हमारे फायदा पड़ जाता है ना। सुना ही होगा वो गाना। तो पीएच के मान की बात होगी, तो देखो पीएच का महत्व पड़े, रक्त और हमारे शरीर का पीएच का बात करने अगर आए दैनिक जीवन में रक्त में शरीर का पीएच का क्या महत्व है, तो हम कह देंगे इसके समान हमारा परास होता है। रक्त में 7.35 से 7.45 तक होता है, एग्जैक्ट देखा जाए तो 7.4 होता है। हमारे शरीर जो पीएच स्केल पे काम करता है वो 7 से लेकर 7.8 तक करता है। अगर वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। राइट, मिट्टी की अम्लता कैसे, आपके अम्लीय वर्षा से क्या नुकसान है, तो हम बताएंगे अम्लीय वर्षा से कि जैसे ही अम्लीय वर्षा होती है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है। जैसे वो नदी में जाता है तो उसका भी पीएच मान कम हो जाता है, जिससे जीवधारी जो जीव जंतु हैं उसमें नदी में रह रहे हैं उनका जीवन मुश्किल हो जाता है, उनको सांस लेने में कठिनाई होती है और उनकी मृत्यु तक हो सकती है। हमारी स्किन में अगर हम स्नान करते हैं तो भी हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। राइट, फुंसी फोड़े हो सकते हैं। मिट्टी के पीएच की परास की बात कर ली। मिट्टी का पीएच की परास अगर अम्लीय होगी वर्षा तो उससे मिट्टी का पीएच के परास का मान घटेगा, जिससे अच्छी फसल नहीं होगी। और उसको सही करने के लिए क्या मिलाएंगे, उसमें चूना और चौक मिट्टी या क्षारीय चीज मिलाएंगे। आगे आ जाओ, ये देखो अम्लीय माध्यम में भोजन का पचना। देखो हमारे शरीर में भी अम्ल पाया जाता है, और जो अमाशय होता है उसमें HCl एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है।
है ना। तो पीएच का महत्व हमारे अमाशय से उत्पन्न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भी है। यह एक विशिष्ट पीएच पर उदर पेट को बिना हानि पहुंचाए भोजन के पाचन में सहायता करता है। सामान्यतः हमारा उदर का पीएच लगभग कितना होता है, 1.5 से 3.5 के बीच होता है। पेट का जो अमाशय का पीएच है वो 1.5 से 3.5 के बीच होता है। देखो बेटा, ये होते हैं ना मोर, कबूतर और बुगले, इनका अमाशय में HCl एसिड इतना ज्यादा होता है कि आपको पता है कि मोर अगर पत्थर को भी निकल जाता है तो पानी बन जाता है। और जो डूंगर में रहते हैं ना, पर्वतों ये इनमें रहते हैं मोर, तो वहां पे बेटा खाने को कुछ नहीं है, कंकड़ पत्थर ही खाते हैं वो। तो उनका भी इतना वो होता है, कंकड़ पत्थर भी उनके क्या पानी बन जाता है, पच जाता है। तो इनका क्या, कौन पचाता है भोजन को, HCl एसिड पचाता है जो हमारे अमाशय में पाया जाता है, राइट। तो इसका अपने अगर पूछे कि उदर के पीएच कितना होता है, 1.5 से 3.5 के, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको नोट कर लेनी है ना। अल्प अम्लता देखो दो तरह की होगी, अति अम्लता और एक अल्प अम्लता। एक अम्ल कम हो जाए, क्षार ज्यादा हो जाए पेट में, एक अम्ल ज्यादा हो जाए, क्षार कम हो जाए। तो उसके लिए देखो, कुछ व्यक्तियों में HCl का स्त्राव बहुत कम होता है, इससे उनके भोजन नहीं पचता। अब कहते हैं ना कि यार अपच सी हो रही है, मेरा भोजन नहीं पचता, तो उनके क्या होता है, HCl एसिड का स्त्राव होता है जो कम हो जाता है, तो वो भोजन को पचा नहीं पाता, है ना। तो ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, अल्प अम्लता कहते हैं या अपच कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, अपच कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने भोजन के साथ अम्लीय पदार्थ जैसे नींबू, सिरका लेना पड़ता है, अथवा पाचक रस उत्पन्न करने वाली औषधियां लेनी पड़ती है। आपको पता है खूब कि जब आपने पच नहीं होता तो फिर क्या कहते हैं, शिकंजी पी लो, नींबू चूंक लो, है ना। तो उनसे क्या हो जाता है, जैसे ही नींबू और ये जाएंगे, ये एसिड होते हैं, एसिड जाएंगे अंदर तो उसको क्या पाचन कर देते हैं, है ना। यही होता है ना। अति अम्लता, जब ज्यादा अम्ल हो जाता है तो उदर में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होने की स्थिति में व्यक्ति उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव करता है। आपने देखा होगा कभी, अगर आपने तेज चीजें खा ली हैं, शादी में जिम के आए, तो सुबह सुबह फिर आपको क्या होता है, जलन सी महसूस होती है ना। तो उसमें क्या अति अम्ल उत्पन्न हो गए हैं आपके। ऐसे ही वहां के फास्ट फूड खाए तुमने, ज्यादा मिर्ची तला हुआ खा लिया, तो आपके क्या अंदर से जलन उत्पन्न होने लगती है। तो वो जलन किसकी वजह से होती है, HCl एसिड की वजह से होती है, जिसका ज्यादा हो गया, है ना। इस दर्द या जलन से मुक्त होने के लिए एंटासिड, एंटासिड होता है एसिड का विपरीत, है ना, एंटासिड बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोको कोला पीना, इनो पीना, वो गाना सुना होगा ना, वो वाला ही, मेरे बलमा घना सा आना कोको कोला लायो, है ना, तो वो वाला, है ना। तो क्या हो गया, प्रति अम्ल औषधि। अब ये देखो एंटासिड क्या होते हैं, प्रति अम्ल औषधि, इसे एंटासिड बोलते हैं। जो इसकी, अब देखो किसी भी एंटीडोट क्या होगा, उसका विपरीत, उसको खत्म करे। मान लो कोई भी चीज ऐसा होता है, अब मान लो खून निकल रहे हैं तो अपन दवाई लगाते हैं, तो वो एंटासिड में काम आती है ना। क्यों आती है, कि उसको दवाई वो खून को रोक देती है ना। ओके, तो प्रति अम्ल औषधि देखो, एंटासिड अम्ल के प्रभाव को कम करने वाले दुर्लभ क्षारक होते हैं। मैंने कहा ना क्षार लेना पड़ता है अम्ल के बारे, है ना। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये याद भी रखना है, एक दो एग्जाम में अगर पूछ ले तो कौन कौन से लेने पड़ते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे दुर्लभ क्षारक एंटासिड के घटक में शामिल होते हैं। ये अम्लीय प्रभाव को उदासीन कर देते हैं। अब इनको ध्यान रखना है बेटा, कौन को, और ये बेटा सारे क्षारक होते हैं। दूसरी ये भी दिमाग में लगा लेना कि अम्लीय का प्रभाव कम कौन करेगा, क्षार करेगा, है ना। तो वो कौन कौन से है बेटा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg2OH, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीन चीजें याद रखनी है। ये क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं। जैसे अपच वपच हो जाता है तो उनकी वजह से आप देखना उस पे इनोमेर, उनमें ये चीजें लिखी आती है। अगर आपने PI हो कभी उसके ब्रांड को पढ़ा हो ना, तो उसमें देखना, ठीक है। तो ये था हमारा किसका, अति अल्प अम्लता और अति अम्लता। जो अल्प अम्लता हो जाए तो कम होता है, तो उसमें क्या पीते हैं हम, फिर नींबू ईबू मिला के पी लेते हैं, जो एसिड वाली चीजें पी लेते हैं, राइट, है ना।
तो ये होती है बेटा, है ना। तो अति अल्प अम्लता की बात कर ली, अति अम्लता की बात कर ली, अल्प अम्लता होगी जैसे ही अल्प अम्लता होगी क्या है, नींबू इसका रस पीसेंगे, है ना, पाचक रस ले लेंगे, औषधियाँ ले लेंगे कुछ, लेकिन अपने गांव में तो सीधे सेट कह दे कि भाई नींबू चेंक ले, अगर खाना नहीं पच रहा है, दाल बाटी खाने के बाद भी हम नींबू ले लेते हैं, तो क्या पाचन अच्छा हो जाता है। आज समझ में आई बात कि क्यों नींबू चौंकते हैं, क्यों मतलब वो लेते हैं, राइट, आगे बात समझ में, है ना। आगे देखो बेटा, बिल्कुल दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं। दंत क्षय, देखो अपने दांतों में वो हो जाता है उसका, देखो सामान्यतः मुंह का पीएच कितना होता है, 5.5 होता है। अब ये याद रखना है कि मुंह का पीएच कितना होता है, 5.5 होता है। उधर का कितना होता है, 1.5 से 3.5 होता है ना। ब्लड का कितना होता है, 7.35 से 7.45 तक होता है। शरीर का कितना होता है, 7 से 7.8 होता है। ये छोटी छोटी बातें एक कॉपी में लिख लीजिए, एक कोने में, तो याद हो जाती हैं। तो यहाँ से बेटा एबेसेडे वाला क्वेश्चन बनेगा तो वहां पे एक नंबर आपको मिल जाएगा आसानी से, है ना। यदि इसका मान 5.5 से कम हो जाए, मान लो जो मुंह का पीएच कितना होता है, 5.5 होता है, ठीक है। अगर ये 5.5 से कम हो जाए तो दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल, ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है जो दांतों पे चढ़ा होता है, जिसे दंत वलक भी बोलते हैं। कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। किसका होता है, कैल्शियम फास्फेट का, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह दांतों की बाहर से बचाव करता है। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो यह धीरे धीरे संचारित होने लगता है। अब देखो सुनो बात, मुंह का पीएच कितना, 5.5, राइट, जो हमारे मुंह की पूरी की क्या करता है, रक्षा करता है, राइट। जैसे ही पीएच का मान 5.5 से कम होता है और हमारे दांतों में क्या पाया जाता है, एनिमल पाया जाता है, जिसे दंत वल्क भी कहते हैं। और ये क्या होता है, इसका एक्चुअली में नाम क्या है, कैल्शियम फास्फेट होता है। एक कैल्शियम फास्फेट शरीर का सबसे कठोर चीज होता है ना। शरीर का सबसे, अब आप देखते होंगे, आपने देखा भी होगा, अगर इंसान की मृत्यु भी हो जाती है तो दांत फिर भी नहीं जलते हैं, हम उनको वहां से जाते हैं और बीन के लाते हैं, जिन्हें फूल कहते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है शरीर का। बाकी हड्डियां तक जल जाती है लेकिन क्या है, दांत नहीं जलते हैं, राइट। तो ये सबसे कठोर, लेकिन जैसे ही पीएच का मान 5.5 से नीचे आया और दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, दांत खरने लग जाते हैं, कीड़ियां लगने लग जाती है, राइट। जब भी मम्मी तुम्हें पता हो ना तो कहती है शाम के दूध पाके भी सुलाती है तो बेटा कुल्ला कर ले, पानी पी ले, है ना, कुछ मीठी चीज खाई तो मुंह धुआ के सुलाती है। जब छोटे बच्चे थे और तुमने अगर ऐसी गलतियां करी होंगी तो तुम्हारे दांतों में कीड़े लगे होंगे, पता है ना। तो वही वाली बात है बेटा ये भी, है ना। लेकिन अपन को पता तो है लेकिन यूज नहीं लेते, है ना। तो देखो मुंह का 5 से 5.5 कम से हो जाता है तो क्या होगा, 6 होने लग जाता है, देखो। और दूसरा, हमारी जो लार होती है ना वो इतनी होती है, अगर बेटा आपको पता है जानवर होते हैं, कुत्ता, कोई मान लो चलो कुत्ता होता है, उसकी लग जाती है, घाव पड़ जाते हैं, तो वो कोई डॉक्टर के पास थोड़ी जाते हैं। अब कुछ कुत्ते जो पालतू होते हैं उनको तो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन आपने आवारा कुत्ते जो गाँव में घूमते हैं घर घरों में, है ना, तो वो अभी कभी उनकी लग जाती है, काफी काफी घाव हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जीभ से चाट चाट के सही कर लेते हैं उसको। क्यों सही हो जाता है, उसमें बेटा क्या पाया जाता है, उसमें अम्लीयपन पाया जाता है। हमारी लार में बहुत अच्छी होती है लार। अगर आपके भी शरीर में अगर कोई ऐसा फोड़ा फुंसी हो जाए और रोज हम सुबह सुबह लार लगा लें तो वो ठीक हो जाता है। चाटने की बात नहीं कर रहा हूं, अपन थूक भी लगा सकते हैं, लार भी लगा सकते हैं, राइट, है ना। और चाट ले तो बहुत जल्दी हो जाए ठीक, है ना। तो वो वाली बात है, देखो लार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुंह का पीएच कम होने का कारण देखो, जब हम भोजन या कोई मीठी चीज खाते हैं तो भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थ रह जाता है। कोई मीठी चीज खाई है ना, जैसे जिस पर मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया उसका निम्नीकरण करके, जो बैक्टीरिया होते हैं उसका निम्नीकरण करते हैं, उसको तोड़ते हैं और उससे अम्ल उत्पन्न करते हैं। अब उससे, अब तुमने मीठी चीज खाई, शर्करा खाई, उसको बैक्टीरिया लग गए, तोड़ा, तो क्या उत्पन्न हुआ, अम्ल उत्पन्न हुआ। और यह अम्ल इनेमल को, जो सबसे कठिन पदार्थ होता है, उसको नष्ट कर देता है, जिसे दंत क्षय का प्रमुख कारण माना जाता है। अब दंत क्षय की सिंपल सी स्टोरी समझ आ गई। आपको इतना याद रखना है कि हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है, जैसे इसका, और हमारे दांतों में क्या पाया जाता है, एनेमल पाया जाता है, जैसे दंत वल्क कहते हैं, है ना। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम फास्फेट कहते हैं, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है ना। जैसे ही हमारे
मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तो इसका 6 प्रारंभ हो जाता है। कारण पूछे इसके पीछे, तो कारण ये होता है जैसे ही हम शाम की कुछ खा के सोते हैं, जैसे शर्करा कुछ और चीज़ें, तो उसमें कुछ पदार्थ अगर मुंह में रह जाता है तो उसमें क्या लगते हैं, बैक्टीरिया लगते हैं और उसका क्या करते हैं, निम्नीकरण करते हैं, जिससे अम्ल उत्पन्न होता है। और अम्ल उत्पन्न होता है तो वो क्या कहता है, फिर एनिमल को क्षय प्रारंभ कर देता है, जैसे दांतों में कीड़ियाँ लग जाती है। इसलिए तो मैं बेटा सलाह दूंगा कि जब भी कुछ अगर शाम की ऐसा खाए तो पानी वानी पी के मुँह धो के सोना चाहिए। मुँह ऐसा धो के नहीं, अंदर से मुँह में कुल्ला उल्ला करके, राइट। आगे बात समझ में। दंत क्षय से बचाव। अब बचाव देखो, भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग किया जा सकता है। अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। वही वाली बात रही कि मुंह को धो के, अब तुम मुंह धोने का भी अर्थ गलत निकालोगे तो मैं क्या करूं। तुम कह रहे कि गुरुजी ने मुंह धोपा की बोली, आपने लगा लिया लक्स साबुन से मुंह धो लिया, बेटा वो मुंह की नहीं अंदर की बात कर रहे हैं, राइट। आगे बात समझ में है ना। कहीं तुम लगा बोरोप्लेसर नुके सर मुंह धो के सोए थे फिर भी हमारे तो कीड़ी लग गई, ऐसे नहीं रुकेंगी कीड़ी, ठीक है। क्लोर क्षार प्रक्रिया, अगला देखो। अब क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है। जब सोडियम क्लोराइड साधारण नमक के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तो यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। सोडियम क्लोराइड NaCl जो नमक होता है उसमें क्या उत्पन्न कर रहे हैं, विद्युत धारा। तो ये किस में वियोजित होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, क्लोरीन गैस में और हाइड्रोजन गैस प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान रखियो, अब फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, समझाइए। सीधी सी बात है बेटा, NaCl और इधर को रहेगा जल, इसमें क्या करेंगे, उत्पन्न विद्युत धारा। तो किस किस में बदल जाएगा, NaOH में, Cl में, क्लोरीन में, और किस में बदल जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। ये वाली होगी। ये आपको रिएक्शन भी याद रखनी है। तो रिएक्शन आगे देखते हैं इसकी क्या रिएक्शन बनती है। NaCl H2O, तो NaOH Cl2 H2 वही बनी जो मैंने बताई है ना। संतुलन करना मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में सिखा चुका, तो टेंशन नहीं लेना का। कई कहवे गुरुजी आपने तो सिखायो ही ना है, मैं बेटा सिखा चुका हूँ, पहलो चैप्टर देख लीजिए उसमें मिल जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड ये क्या है, मेरा साधारण नमक है, इसको किसमें, जल में घोला और इसमें क्या कर दिया, विद्युत प्रभावित कर दी, विद्युत छोड़ दी। तो ये किस किस में विभाजित हो जाएगा, NaOH बन जाएगा एक, तो फिर एक बन जाएगा हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और एक क्लोरीन निकल। आगे बात समझ में। ये बात है क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। आपको इसको खूब पता है, मैंने आपको करना भी बताया। Na+Cl- यहाँ से तोड़ना बताया, H+OH-। आपको पता है कौन किसके साथ में जाके जुड़ेगा, वो वाली भी आपको अच्छे से पता है, ठीक है। ये बनती है, ये वाली बात आपको आ जानी चाहिए जो यहाँ पे रिएक्शन दी है। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन देखते हैं। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, उसी की बात कर रहा हूं ऊपर वाले, विद्युत प्रभावित की जाती है तो इसके एनोड से, किसके, एनोड से। अब एक बात ध्यान रखना बेटा, एनोड होता है वो प्लस होता है, एनोड क्या होता है, प्लस होता है, और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, माइनस होता है। ये दो बातें आप ध्यान रखना। अब आपको बताऊंगा, देखा इंटरेस्ट देखना अपना आप बनेगी, है ना। परिभाषा, कैथोड से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन इसके कैथोड के पास बनता है। अब देखो बेटा, हाइड्रोजन गैस क्या होती है, H+ और कैथोड क्या होता है, माइनस। तो बेटा प्लस के साथ में क्या जाएगा, माइनस। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन कराया जाता है तो हाइड्रोजन गैस कौन से सिरे पर उत्पन्न होती है, कैथोड पे। कि कैथोड नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है, तो वहीं जाके रुकेगी वो नेगेटिव पॉजिटिव में, राइट। आगे बात समझ में। और ये पॉजिटिव है एनोड, तो इसके साथ में कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। तो ये एनोड के साथ में कौन आए, क्लोरीन गैस उत्पन्न होगी। कैथोड के साथ में कौन होगी, हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये थोड़ी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। हर चीज को याद नहीं करा जाता, समझा भी जाता है ना। अब क्लोर क्षार अभिक्रिया के उत्पाद अभी बता दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा NaOH, दूसरा क्या बनेगा, क्लोरीन गैस बनेगी, और तीसरी क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी, ये जो रिएक्शन में भी दिखाई गई। तो बेटा क्लोर क्षार अभिक्रिया को इंपॉर्टेंट समझना, याद कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोई खास नहीं है उसमें। मैंने बता दिया, आपको समझा भी दिया है, राइट।
नोट्स बना लेना। अगला देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग। अब इनके यूजेज आ गए, उपयोग आ गए। आपसे एक उपयोग पूछेगा कि इसका उपयोग क्या है, इसका क्या है, तो आपको याद रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका उपयोग पूछा। इसका उपयोग धातुओं से ग्रिज हटाने के लिए किया जाता है। धातुओं पे ग्रिस लग रहा होता है ना, उसको हटाने के लिए किया जाता है। साबुन और अपमार्जक बनाने में किया जाता है। साबुन अपमार्जक किससे बने? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। इसका उपयोग कागज बनाने में भी किया जाता है और इसका उपयोग कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए। अब बेटा ये तो देखो याद रखने पड़ेंगे, इनमें समझाने की कुछ ऐसी बात नहीं है। साबुन अपमार्जन बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, धातुओं से ग्रिस हटाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के, राइट। तो ये वाली सिंपल सी बात ही 4 लाइन है, आपको याद रखना ही है, क्वेश्चन आएगा, है ना। क्लोरीन गैस का उपयोग, ये क्लोरीन गैस है, इसका उपयोग क्या करते हैं आगे देखते हैं। क्लोरीन गैस का उपयोग जल की स्वच्छता के लिए किया जाता है ना। क्लोरीन डालते हैं ना अपन, उसमें डाल देते हैं, टैंक होता है तो उसमें क्लोरीन डाल देते हैं, तो क्लोरीन उस जल की स्वच्छता के लिए किया। और उसी अब जल की स्वच्छता के किया तो स्विमिंग पूल में भी जो जल होता है, स्विमिंग पूल में एक दूसरे से कनेक्शन करके याद कर सकते हो। PVC, पॉलीवाइनल क्लोराइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कीटाणुनाशक के बनाने में किया जाता है। तो इनमें भी क्या क्लोरीन, PVC, पॉलीवाइनल क्लोराइड, है ना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वहां में भी क्लोरीन का आएगा। कीटाणुनाशक में उसमें भी क्लोरीन का आएगा, है ना। और इसका उपयोग रोगाणुनाशक बनाने में किया। देखो सिंपल सी बात है, क्लोरीन गैस का पानी को स्वच्छ करने के लिए, है ना, PVC के बनाने के लिए, CFC बनाने के लिए और कीटनाशक को मुक्त करने के लिए, रोगाणुनाशक बोल दो, कीटनाशक बोल दो, ये 4 चीजें, ठीक है। हाइड्रोजन गैस का उपयोग, देखो इसका उपयोग ईंधन के लिए किया जाता है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि भविष्य में यही काम आए, राइट। इसका उपयोग मार्गरीन बनाने के लिए किया जाता है, ये याद रख लेना है, मार्गरीन बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है, खाद के लिए अमोनिया बनाने के लिए किया जाता है। तो ये 3-4 चीजें हैं बेटा, ये तो याद रखनी पड़ेंगी आपको, सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन कैसे कैसे होता है ये समझते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की बात करते हैं, ओके। क्लोरीन और हाइड्रोजन क्लोर क्षार प्रक्रिया के महत्वपूर्ण उत्पादन है। देखो क्लोर क्षार अभिक्रिया बार बार आ रही है तो याद रखना जरूरी है। जिनका उपयोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उत्पादन में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक महत्वपूर्ण रसायन है जिसका उपयोग निम्न उत्पादन में किया जाता है। दवाइयों के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन के लिए, अब ये तो तुम बहुत याद जल्दी हो जाएगा, मेकअप के लिए, है ना, राइट। अमोनियम क्लोराइड के लिए निर्माण में और इस्पात सफाई के लिए उपयोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन होता है जो किस किस में HCl का यूजेज होता है वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। दवाई के निर्माण में, सौंदर्य प्रसाधन, मेकअप में अमोनियम क्लोराइड के रूप में, और NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है, ठीक। और इस्पात के सफाई के लिए व्यंजक चूर्ण आ गया। अब व्यंजक चूर्ण का देखो सूत्र भी पूछ सकता है आपसे कि व्यंजक चूर्ण, और पूछा भी है तो याद रखना है कि व्यंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। व्यंजक चूर्ण का सूत्र ये आ गया, CaOCl2 होता है ना। व्यंजक चूर्ण का उत्पादन क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त क्लोरीन और सूखे भुजे हुए चूर्णों की प्रक्रिया से व्यंजक चूर्ण का निर्माण होता है। अब देखो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसका क्लोरीन के साथ में जैसे रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है व्यंजक चूर्ण। ध्यान रखना है CaOCl2 क्या होता है, व्यंजक चूर्ण। लिख लेना, खोपड़ी में बिठा लेना, तो ये इसके रिएक्शन है ना। आगे आ जाओ, अब इसके उपयोग पूछ लो। ये तो बेटा इंपॉर्टेंट मान ही लो तुम, 100% इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। व्यंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है, राइट। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के व्यंजन के लिए। देखो लॉन्ड्री उसे बोलते हैं जहाँ पे कपड़ों की प्रेस और धुलाई होती है ना, धोबी का, उसे बोलते हैं, है ना। तो वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन के व्यंजन के कागज की फैक्ट्री में, अब ये ध्यान रखना है, खा उपयोग होता है, वस्त्र उद्योग में होता है, सूती एवं लिनेन के व्यंजन के कागज फैक्ट्री में होता है, लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ करने के लिए होता है व्यंजन चूर्ण का उपयोग। कई रासायनिक उद्योग में उपचायक के रूप में होता है। उपचायक अपचायक में पहले आपको बता चुका चैप्टर फर्स्ट में,
पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए, रोगाणुओं से, इसमें भी देखो व्यंजक चूर्ण का उपयोग होता है, क्लोरीन का भी उपयोग होता है ना, तो ध्यान रखना है। तो क्लोरीन इसमें भी तो आ रही है मेरे लाडलो, ये आ रही ना CaOCl2, ये भी तो क्लोरीन है। आगे बात समझ में? तो सिंपल सी है, सूती वस्त्र में होगा, लॉन्ड्री में कपड़ों की सफाई करने के लिए होगा, फैक्ट्री में, कागज फैक्ट्री में होगा, उद्योग में होगा, अपचायक के रूप में होगा, और पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए। तो एक वर्ड तो आप लिखे दिया करो, उद्योग के रूप में। तो उद्योग में तो क्या बेटा सब में ही होता है लगभग लगभग, अगर कुछ भी याद नहीं आए तो एक आपके एक लाइन तो यही बन जाएगी कि उद्योग के रूप में, है ना, क्योंकि सबका उद्योग होता है और सब में यूज आता है। आगे देखो बेकिंग सोडा। अब ये देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग सोडा कैसे तो बनता है, फिर इसका यूज समझेंगे। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बेकिंग NaHCO3। देखो किंग यानी राजा होता है, जहां H आ जाए तो उसको किंग समझ लेना आप, याद ऐसे रखना। बेकिंग सोडा NaH, एक सोडियम कार्बोनेट होता है जो NaCO3 होता है, लेकिन बेकिंग नहीं होता वो, तो बेकिंग के लिए क्या लगोगे, किंग के लिए CO3 H और आ जाएगा उसमें। अब आगे बात समझ में है ना। तो होता है कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड का उपयोग कर इसका निर्माण किया जाता है। सिंपल सी बात देखो, इसका निर्माण कैसे हो रहा है समझा देता हूं। ये है NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl प्लस जल है, फिर CO2, और इसमें क्या डाला, अमोनिया, तो ये बना अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और ये बन गया क्या, बेकिंग सोडा। ये तो सीधे सोडियम क्लोराइड में जल मिलाएंगे। अब देखो सीधी सीधी सी बात बता दो, सोडियम क्लोराइड होगा उसमें जल और CO2 और अमोनिया डाल दो तो क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl, और फिर बेकिंग सोडा बन जाएगा NaHCO3, राइट। अमोनियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्सो कार्बोनेट, तो क्या दो महत्वपूर्ण उत्पाद हैं, अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। तो ये ध्यान रखना है कि इसके दो महत्वपूर्ण उत्पाद क्या है। अब सीधी सट बात है, आपको तो एक बार अमोनियम क्लोराइड उसका बेकिंग सोडा का सूत्र याद ही रखना है, NaHCO3, राइट। दूसरी बात ये भी रखना है आपको याद कि अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, ये तो होता है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या होता है, अमोनिया होता है, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें थी जो आपको याद रखनी है, आप लिख भी लेना ये सूत्रों के बारे में। आगे आ जाओ, बेकिंग सोडा का यूज देखेंगे। बेकिंग सोडा बनाना देख लिया कि NaCl में जल और CO2 और अमोनिया डालेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा और एक बेकिंग सोडा NaHCO3 बन जाएगा। आगे देखो इसका योग देखो, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकोड़े बनाने के लिए किया जाता है। ये सर मीठा सोडा बोलते हैं ना, उसकी बात कर रहा है, डालते हैं ना थोड़ा सा अच्छे बनाने के लिए, ठीक है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता से पकाने के लिए भी किया जाता है, आपको ये भी पता है। देखो जो चीजें हैं घर से जुड़ी हुई है तो इस प्रकार से याद रखो, साइंस की तरह नहीं, साइंस एक घर से उत्पन्न होती है। एक दुर्लभ क्षारक भी है जिसका उपयोग कई बार अति अम्लता की स्थिति में किया जाता है, ये एंटासिड का संघटक भी होता है। अब दुर्लभ क्षारक है, अति अम्ल होगी तभी तो छाड़ देंगे, तो उसमें एंटासिड बोलेंगे उसको, उसके रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशमन में भी किया जाता है, अग्निशमन यंत्र होते हैं ना, आग बुझाने वाले दमकल, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है, बेकिंग पाउडर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। खाना पकाते समय जब इसे गर्म किया जाता है तो इसे निम्न अभिक्रिया होती है। अब सुन लो तुम, सोडियम ये वाला बोलते हैं वो बेकिंग सोडा के, आप रिएक्शन सुन लो, इसको गर्म करते हैं तो क्या होता है, NaHCO3, इसको हीट करा तुमने, गर्म करा तो किस किस में बदल गया, Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट में बदल गया, जल में बदल गया, और किस में बदल गया, CO2 में। तो सोडियम बाइकार्बोनेट कैसे बनता है ये वाली भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे आ जाओ, सिंपल सी बात थी, घर की बातें थी, अब खास इसमें था नहीं। बेकिंग
पाउडर का निर्माण कैसे होता है वो देख लो। बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल जैसे मंद खाद्य अम्ल के मिश्रण से बेकिंग पाउडर का निर्माण होता है। किस किस से होता है? बेकिंग सोडा लेते हैं एक तो, और एक टार्टरिक अम्ल, इनके दोनों का मिक्स करते हैं तो बेकिंग सोडे का निर्माण होता है। ये यहाँ पे दे रखा है। जब बेकिंग पाउडर को जल में मिलाकर गर्म किया जाता है तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जल और अम्ल का सोडियम लवण प्राप्त होता है, जिसकी निम्न अभिक्रिया है। जल में मिला के तो ये यहाँ पे अधिक अधूरी दे रखी है, तो ये H2O आएगा। क्या आएगा? H2O आएगा। ये इसकी रिएक्शन होती है, अम्ल का सोडियम लवण इस अभिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, CO2 उत्पन्न करता है, जो ब्रेड या केक को फुलाने में, स्पंजी बनाने में या मुलायम बनाने में काम आती है। राइट, समझ गए? ब्रेड और उसको फुलाने के लिए मैंने कहा ना सोडा डालते हैं, स्पंजी ब्रेड आते हैं उनको फुलाने के लिए, वो आते हैं ना गद्देदार, वो वाले। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास है। इसमें हमने सीखा दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें, दैनिक जीवन में क्या क्या है क्या नहीं है। अब बेटा चैप्टर तो हो गया आपका फिनिश। राइट, चैप्टर क्या हो गया आपका? फिनिश हो गया चैप्टर। तो देखो इसमें यही था और यहाँ से क्वेश्चन बनना ही था, जो आपका ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। व्यंजक चूर्ण आ गया और ये आ गया आपका चैप्टर, यहाँ तक फिनिश हो चुका है। यहाँ तक देखो ये आ गया पूरा, है ना, हो गया। अब देखो कल क्या करेंगे अपन? कल करेंगे कि जो अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं चैप्टर में, है ना, ये रे देखो प्रश्न संख्या 20 पे दे रखा है कि आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई, इनमें से एक से आश्वित जल एवं शेष 2 में से एक के अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? तो इस वाले के लिए आंसर ये किस प्रकार है ना, इसको बताएंगे। प्रश्न संख्या 24 पे प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? ऐसे ही क्वेश्चन पुट अप होंगे बेटा, है ना, ये बीच में से। ये सेकंड क्वेश्चन था, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्य कौन सी गैस निकलती है? देखो बताया था ना, खूब बताया था कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, है ना, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये रिएक्शन दे दी कोई भी धातु के साथ में, और मैंने कहा था पास ले जाने में फट फट की आवाज होती है, जैसे पॉप की ध्वनि बोला मैंने, है ना, ये रही पॉप की ध्वनि। आपको बेटा कुछ भी नहीं था, ये रहा देखो इसका चित्र, ये रहा। जैसे ही हमने इसमें हाइड्रोजन गैस किसका किया, अगर आपको हाइड्रोजन गैस बन रही है, इसके पास मोमबत्ती ले जाएंगे तो ये फट फट की आवाज होगी, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन ये रहा। फिर प्रश्न संख्या 27 पे ये रहा, छोटे छोटे क्वेश्चन है देखो। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती, है ना। ये आगे देखो, अम्ल को तनुकृत करते समय ये क्यों अनुशेष करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए न कि जल को अम्ल में, है ना। ये वाली अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोजन आयन, ये वाला। प्रश्न संख्या 31 पे फिर ये छोटे छोटे क्वेश्चन, और फिर ये देखो 36 पे ये आ गए, है ना, और 37 से 39 ये आ गए आपके जो प्रश्न दे रखे हैं। ये वाला मैं करवा भी चुका था आपको विलयन के। ये देखो कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करे, गैस उत्पन्न करता है, चूने के पानी में जाए तो कौन सी होगा? ये वाली बात HCl होगा, कौन सी होगा? तो ये वाली सारी चीजें एबेसेदे वाली सब मैं आपको कल से कराना स्टार्ट करूंगा। तो जब तक तो बने रहिए, साथियों के साथ शेयर करिए कि बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे हैं सर, पूरा करवा रहे, समझ भी आ रहा है। तो अपने साथियों को जोड़िए और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भी करें कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। थैंक यू बेटा।